अल्बानिया जीडीपी 17.74 बिलियन यूएस डॉलर, जिम्बाब्वे जीडीपी 20.5 बिलियन यूएस डॉलर, अफगानिस्तान जीडीपी 19.81 बिलियन यूएस डॉलर। ऐसे ही बुल्गारिया, लिबिया, कंबोडिया, जॉर्जिया, इन सबकी जीडीपी से कई गुना ज्यादा। एलन मस्क, चेयरमैन ऑफ स्पेसएक्स, टेस्ला, ट्विटर, नेटवर्थ 180 बिलियन यूएस डॉलर। तो क्या इतना पैसा उसको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने के लिए काफी है? नहीं। देन कौन है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान जिसके सामने एलन मस्क, जेफ बेजोस, अपने मोटा भाई जैसे दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी इसके आसपास नहीं आते हैं? इस इंसान की नेटवर्थ अगर आज के इन्फ्लेशन से एडजस्ट की जाए तो वो होगी 400 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा। लेकिन कौन था वो इंसान जिसको रिचेस्ट मैन एवर लिव्ड ऑन द प्लैनेट कहा जाता है? उसका नाम था मानसा मूसा। आज से कुछ 745 साल पहले, साल 1280 में साउथ अफ्रीका के मियामी शहर में मानसा मूसा का जन्म होता है। नियानी माली एम्पायर का कैपिटल था। माली में मानसा का मतलब होता था सुल्तान या बादशाह। मूसा माली किंगडम का वंशज था, यानी कि माली के राजा फगाले का बेटा। फगाले के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम अबू बाकर और छोटे बेटे का नाम मूसा था। फगाले के पिता का नाम सुंदयाता किते था, जिन्होंने इस पूरे माली एम्पायर की खोज की थी। फगाले के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा अबू बाकर इस पूरे माली साम्राज्य पे राज करने लगा था और सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। लेकिन 14th सेंचुरी 1312 आते ही अबू बाकर के दिमाग में एक बात आती है कि अटलांटिक ओशन के उस पार क्या है। अबू बाकर तुरंत ये सोचता है कि हम उस जगह को जीत के अपना माली एम्पायर और बड़ा कर लेंगे। और इस चीज का पता लगाने के लिए अबू बाकर ने कई सैनिकों के साथ 200 शिप्स भेजी उस तरफ, जिसमें बहुत सारा पानी, सोना और खाना था। और जाते जाते अबू बाकर ने उन शिप्स के कैप्टन से ये कहा कि जब तक तुम लोग ये पता नहीं लगा लेते हो कि अटलांटिक ओशन के उस पार क्या है, या तुम लोग के रिसोर्सेज यानी कि सोना, पानी, खाना खत्म नहीं हो जाते हैं, तब तक वापस मत लौट के आना। देखते ही देखते 7 साल बीत जाते हैं, लेकिन उस सफर से एक भी शिप आज तक वापस नहीं आई होती है। लेकिन एक दिन अचानक से माली के समुद्र के किनारे एक शिप आती है, जिसमें माली के ही भेजे गए कुछ सैनिक होते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जब इस हादसे के बारे में उस शिप के कैप्टन से पूछा गया तो उसने बताया कि जब हम सफर पे जा रहे थे तभी अचानक से बहुत ही भयानक समुद्री चक्र हमारे बीच में आ गया, जिसने हमारे सभी शिप्स और उनमें मौजूदा लोग और बहुत ही सारे खाने पीने के सामान और सोने को अपने अंदर समा लिया। और वो लोग जैसे तैसे वहां से बच के निकल के आ पाए। और ये सुनते ही अबू बाकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। उनको ये लगने लगा कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। इसी जिद और जुनून के साथ अटलांटिक ओशन के उस पार ऐसा है क्या, ये जानने के लिए अबू बाकर खुद 2000 शिप्स और 2000 सैनिकों के साथ अटलांटिक ओशन के सफर पे निकल जाते हैं। और जाने से पहले माली एम्पायर को संभालने की जिम्मेदारी वो अपने छोटे भाई मूसा को देके जाते हैं। देखते ही देखते वक्त बीता, साल बीते, लेकिन अबू बाकर और वो सभी सैनिक कभी भी वापस लौट के नहीं आए। और अबू बाकर जो माली एम्पायर के नवे सुल्तान थे, और उन 2000 सैनिकों की मौत आज तक एक मिस्ट्री है। अबू बाकर II के गायब हो जाने के बाद 1312 में माली एम्पायर की गद्दी मूसा ने संभाल ली थी और मूसा अब मानसा मूसा बन चुका था। लेकिन इससे माली एम्पायर के लोगों या वहां की चीजों पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मूसा ने माली एम्पायर को अपने बड़े भाई अबू बाकर से भी अच्छा संभाला था और माली साम्राज्य मूसा के राज में अलग ही बुलंदियां छूने लगा। मानसा मूसा जो 10वें राजा थे माली एम्पायर के, उन्होंने आते ही सोचा कि कैसे माली एम्पायर के रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। और उस वक्त 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी अफ्रीका में। पहला सोना, दूसरा नमक, तीसरा कोला, जो कि एक फ्रूट होता है। और सिर्फ इन्हीं 3 चीजों की वजह से पूरा माली एम्पायर इतना अमीर बन पाया था। और इसी सपने को लेकर मूसा ने बाकी राज्यों पे भी हमला करना शुरू कर दिया जिनकी सोने और नमक की खदानें थी, जैसे कि
बम्बुक गोल्ड माइंस, जो कि तब भी सोना देती थी और आज भी 10वें नंबर पर आती है पूरी दुनिया में सोना प्रोड्यूस करने में। और नमक के लिए मूसा ने इडजिल, अवलिल और तगाजा जैसी जगहों को भी हथिया लिया था। कोला, जो कि एक फ्रूट है, उसको माली एम्पायर की जमीन में ही मूसा उगाता था और आगे स्ट्रीट वेंडर्स को बेच दिया करता था। Now here the interesting fact is कि माली की गोल्ड माइंस कभी मूसा की थी ही नहीं। मूसा सिर्फ माइन से निकले हुए गोल्ड पे टैक्स लगा के पैसा वसूल करता था और कहा जाता है वो इतने अमाउंट में टैक्स था कि पूरा माली एम्पायर सिर्फ उन टैक्स के पैसों पे चलता था। मूसा को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि अगर हम ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें अपने पास कर ले तो हो सकता है हम इतना पैसा कमा ले जितना कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि माइनर कम्युनिटी के लोग ये सोना स्वीडन मिडलमैन्स को जरूरत की चीजों के बदले बेचते और ये स्वीडनी चीजों को बाहर के ट्रेडर से खरीदते, जिस वजह से ये सारी माइंस दुनिया से छुपी हुई थी। मूसा ने इन 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से नमक पे सबसे पहले अपना कंट्रोल जमाया। नमक ये कोई खास नमक नहीं था, ये नॉर्मल वही डेली घरों में यूज किए जाने वाला नमक था। बट सहारा डेजर्ट वगैरह में ये नमक खाने की चीजों में डाल के उनको खराब होने से बचाता था, जिस वजह से उस वक्त इस नमक की भी कीमत सोने से कम नहीं थी। दूसरा था कोला, जो कि एक फ्रूट होता है एंड इसमें कैफीन भी बहुत मात्रा में होता है। ये फ्रूट लोगों को उस वक्त रेगिस्तान में पानी की प्यास लगने से रोकता था और उस वक्त ये फ्रूट एज अ करेंसी यानी कि एज अ टैक्स पेइंग भी यूज किया जाता था। और इन चीजों की मार्केट में डिमांड देखते ही मूसा ने इन 3 इंपॉर्टेंट चीजों पे यानी कि सोना, नमक और कोला, इन 3 चीजों पे हैवी टैक्सेस लगा दिए थे, जिन पैसों पे पूरा माली एम्पायर फल फूल रहा था। मूसा को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर ये 3 मिनरल्स हमारे पास होंगे तो हमारे शाही खजाने में बढ़ोतरी होगी, जिससे हम और हमारे लोग बहुत अमीर बनेंगे। एंड ऐसा हुआ भी। मूसा ने अभी तक कुल 24 शहरों पे कब्जा जमा लिया था, जिसमें टिम्बकटू भी शामिल था। और कहा जाता है कि मूसा आज तक कोई भी जंग नहीं हारा था। कुछ ही सालों में माली की सीमाएं अटलांटिक ओशन से लेकर नाइगर रिवर तक और नॉर्थ सब सहारा से लेकर फॉरेस्ट ऑफ इक्वेटोरियल अफ्रीका तक बढ़ गई। धीरे धीरे लोग और बाकी की टेरिटरीज भी माली एम्पायर के साथ आके जुड़ने लगी, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अगर वो लोग माली एम्पायर के साथ जुड़ जाएंगे तो उनकी लाइफ बदल जाएगी। मूसा और पूरे माली एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मानसा मूसा एक रिलीजियस इस्लामिक पर्सन था और उसको इतना अमीर और बड़ा बनने में उसका रिलीजन इस्लाम उसकी मदद कर रहा था। मूसा जब राजा बना तो उसने इस्लाम को माली में प्रमोट करना शुरू कर दिया। मूसा खुद भी एक मुस्लिम था, तो उसको ये लगता था कि उसका फर्ज बनता है कि वो पूरे माली एम्पायर में इस्लाम को फैलाए। जिसके बाद मूसा ने माली में कई मस्जिदें और इस्लाम स्कूल्स भी बनवाए। लेकिन एक कम्युनिटी थी बम्बुक माइनर्स की, उन्होंने मूसा के धर्म इस्लाम के खिलाफ विद्रोह किया क्योंकि उनको अपना धर्म खतरे में लग रहा था। लेकिन मानसा मूसा की सेना के सामने वो लोग कहाँ टिकने वाले थे और मूसा ने तुरंत इस लड़ाई पे काबू पा लिया। बट उसने किसी को भी मारा नहीं, क्योंकि मूसा को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर उसको शासन बनाए रखना है तो उसको हर धर्म को साथ लेके चलना होगा। और इसीलिए वहां का स्टेट रिलीजन तो इस्लाम था, बट वहां पे कुरान के नियम लागू नहीं होते थे और मूसा माली में सारे धर्म के लोगों को उनका धर्म प्रैक्टिस करने देता था। मूसा का ये मानना था कि अगर आसपास के राज्यों से हमले नहीं होंगे तो हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। मानसा मूसा पूरी दुनिया में अपना नाम फैलाना चाहता था और पूरी दुनिया के लोगों को यह बताना चाहता था कि वो कितना अमीर है। 13 जुलाई 1324 मूसा जब सिर्फ 33 साल का था तब वो मेक्का की तीर्थ यात्रा पे निकल जाता है। उसका सफर 9,500 किलोमीटर का था। उस सफर में उसके साथ 100 नहीं, 1000 नहीं, 60,000 लोग थे, जिसमें से 12,000 तो सिर्फ गुलाम थे, जिनको सोने से भरे हुए बॉक्सेस पर हेड पकड़ने को दिए गए थे और 80 ऊंट जिनके पीठ पर सोने के पाउडर से भरी हुई बोरियां लदी हुई थी। मूसा के इस मक्का के तीर्थ यात्रा के बीच में उसको कोई भी इंसान दिख रहा था
वो उसको सोना बांटते हुए जा रहा था और हर फ्राइडे को मूसा जिस भी जगह रुकता था वहां पे वो मस्जिदें बनवा दिया करता था। और ये भी कहा जाता है कि उस सफर के दौरान मूसा की बीवी को जब उस रेगिस्तान की धूल से कुछ दिक्कत होने लगी तो उसने वहां पे रुक के इरिगेशन सिस्टम बनवा दिया। जब मूसा कायरो पहुंचे जो कि इजिप्ट की कैपिटल है, तब मूसा को वहां के सुल्तान अल नसर ने अपने महल में मिलने के लिए इनविटेशन भिजवाया, बट मूसा ने इसके लिए साफ साफ मना कर दिया, ये कहकर कि मैं यहाँ से सिर्फ मेका के लिए निकला हूँ। वहां के लोगों को ये बात पता थी कि अगर कोई भी सुल्तान अल नसर से मिलता है तो उसको अपने घुटनों पे बैठ के सुल्तान के पैर और उनके हाथों को चूमना होगा। सुल्तान की तरफ से बड़े प्रेशर्स के बाद मूसा ने सुल्तान से मिलने के लिए हाँ कर दी, लेकिन मूसा ने सुल्तान के पैर और हाथों को चूमने से मना कर दिया। दोनों के ही ईगो की वजह से वॉर छिड़ जानी चाहिए थी ना, लेकिन ना, मूसा समझदार था। वो जब सुल्तान अल नसर से मिला तो उसने सुल्तान को बेंट होके खुद से सबसे पहले ग्रीट किया, जैसा सुल्तान चाहता था, क्योंकि जहां भी उसके एम्पायर की बात आती थी वो वहां पे अपना ईगो साइड करके सही फैसले लिया करता था। और जब मूसा के जाने का समय आया तो उसने जाते जाते खुश होकर अपनी वेल्थ का एक टुकड़ा कायरो के लोगों के बीच में बांट दिया। मूसा के जाने के बाद वहां के लोगों के पास इतना सारा सोना आ गया था कि जिसकी वजह से वहां की इकोनॉमी में हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। और वहां पे मूसा के जाने के बाद सोने का भाव एक ही झटके में गिर गया। और सिर्फ कायरो में ही नहीं, मक्का, मदीना और जैसे कई जगहों पे जहां पे मूसा अपनी सफर के दौरान सोना बांटते हुए जा रहा था, वहां की इकोनॉमीज को वापस से स्टेबल होने में 12 साल लग गए। और ये हिस्ट्री में पहली बार था जब किसी के सिर्फ दान देने की वजह से किसी रीजन या किसी जगह पे हाइपर इन्फ्लेशन आ गया हो। और हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि पूरे मिडिल ईस्ट को 1.5 बिलियन डॉलर्स के इकोनॉमिक लॉसेस हुए थे। मूसा ने कायरो की इकोनॉमिक सिचुएशंस देखते हुए उनकी हेल्प भी करना चाहा जब वो मक्का से वापस माली जा रहे थे। बट मूसा के ये करके चले जाने के बाद भी कायरो में लगभग 10 साल तक इन्फ्लेशन रहा, जिसकी वजह से वहां के सुल्तान अल नसर मूसा से नफरत करने लगे थे। जब मूसा मक्का से वापस लौट के आ रहे थे तो वो अपने साथ कई इस्लामिक स्कॉलर्स, पोएट और आर्किटेक्ट को साथ में लेके आए थे, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज और अब्बू एस हक जैसे बड़े दिग्गज आर्किटेक्ट भी शामिल थे। फेमस दिगंबरर मस्क बनाने के लिए मूसा ने अब्बू एस हक को 200 किलो सोना दिया था, जो आज भी टिम्बकटू में लोकेटेड है। अगर उस वक्त का 200 किलो सोना अगर आज के इन्फ्लेशन से एडजस्ट किया जाए तो लगभग 67 करोड़ होता है। पूरी सिटी बहुत जल्द सेंटर ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर बन गई और पूरी दुनिया से लोग यहाँ की सेंको यूनिवर्सिटी में पढ़ने आने लगे। और अपनी मक्का की तीर्थ यात्रा के बाद वो पूरी दुनिया में फेमस हो गया था। 14th सेंचुरी आते 1375 में कैटलन एटलस में मूसा को ड्रॉ कर दिया गया। ये एटलस एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स था मिडिवल यूरोप के लोगों के लिए। मूसा पूरी दुनिया में इतना अमीर और इतना फेमस हो गया था कि उसके आने वाली 700 पुश्तें आराम से बैठ के खाने वाली थी। मूसा ने हमेशा से ये सोचा था कि उसके मरने के बाद पूरी दुनिया उसको याद रखेगी और इतिहास के पन्नों में वो अमर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब मूसा मरा तो पूरे माली एम्पायर को उसके बच्चों ने संभाल लिया था। मूसा के समय पे जो लोग और जो शहर माली के साथ जुड़े थे वो धीरे धीरे करके माली से अलग और इंडिपेंडेंट होने लगे और धीरे धीरे करके पूरा अफ्रीका बिखर सा गया और वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा जैसा मूसा के समय पे था।